नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनादेश। और हम लाए हैं इस शनिवार फिर से यूपी पॉलिटिक्स पर जनादेश की यह कड़ी। और इस कड़ी में हम बात करेंगे आपके सर्वे की। आपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक सर्वे किया, वह सर्वे बहुत ज्यादा चर्चा में है और इतना ज्यादा चर्चा में है कि आपके सांसद राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर तक करवा दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ आप सांसद संजय सिंह जी खुद मौजूद हैं। संजय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी, जनादेश के संपादक अम्बरीश कुमार। संजय जी, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि सर्वे में निकल के क्या आया, फिर हम लोग उस पर चर्चा शुरू करें। मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका बताना चाहूंगा कि क्यों ये सर्वे कराना पड़ा। पिछले 2-3 महीनों से मैं लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में गया। 8 जवान जब शहीद हुए उनके परिवारों से मिला, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हुई वहां पे गया, लखीमपुर खीरी में एक दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, उनके परिवार से मिला। इसी प्रकार का कांड जौनपुर में हुआ, वहां पे गया और 4 लोगों को एक ही परिवार के प्रयागराज में गला काट के हत्या कर दी गई, वैद्य परिवार थे। इन सारे लोगों से जब मैं मिला तो लोगों के बीच से एक बात निकल कर आई कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी सरकार चल रही है, जाति विशेष की सरकार चल रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी लोकतंत्र के लिए और एक ऐसा मुल्क जो संविधान में और लोकतंत्र में आस्था रखता है, वहां कोई मुख्यमंत्री एक जाति का नहीं हो सकता, एक धर्म का नहीं हो सकता, बल्कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उसे काम करना चाहिए। लेकिन ये भेदभाव यहाँ पर देखा गया और ये सभी ओम प्रकाश राजभर जी जो पूर्व मंत्री रहे, इन्हीं के सहयोगी रहे, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी इसी तरह के अपने तकलीफ और कष्ट व्यक्त किए। इनके एक विधायक हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी जो गोरखपुर से विधायक हैं, वो भी इस बात को कहते हुए पाए गए। उनका एक कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी सरकार चल रही है। इसी प्रकार से एक देवमणि दुबे जी हैं, इनके विधायक, उन्होंने इस प्रकार के सवाल सरकार से पूछे कि कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितने ब्राह्मणों का शस्त्र लाइसेंस रद्द किया गया, इस तरह की सवाल। तो इन सब से ये स्पष्ट हो गया कि भाई एक जातिवादी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और उसी चीज को, उसी सच्चाई को जानने के लिए मैंने सर्वे कराया। और इस सर्वे में मैंने लोगों से सवाल पूछा कि अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवादी सरकार चल रही है, जाति विशेष की सरकार चल रही है, तो 1 दबाएं, और अगर हमारी बातों से असहमत हो तो 2 दबाएं। यानी एक लोकतांत्रिक तरीका किसी का मत जानने के लिए जो हो सकता है कि अगर आप सहमत हैं तो हाँ कहें, सहमत नहीं है तो ना कहें। लेकिन वो परिणाम आने से पहले योगी सरकार को लग गया कि नहीं साहब, इस सर्वे में तो हमारी असलियत खुल जाएगी, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया। हालांकि जिन लोगों को हम लोगों ने सर्वे कराया उसमें से 63% लोगों ने कहा कि हाँ, उत्तर प्रदेश में जाति विशेष की और जातिवादी सरकार चल रही है। 9% लोगों ने जवाब देने से मना कर दिया और 28% लोगों ने कहा कि नहीं, ठाकुरों की सरकार या जातिवादी सरकार नहीं चल रही है। तो ये उसका परिणाम था। उसके बाद फिर इन्होंने हमारे दोनों सेंटर्स पे छापे डलवा दिए। जयपुर में सादी वर्दी में इनके पुलिस वाले गए, उस कंपनी वाले को बहुत हैरेस किया, उसका सामान लूट कर चले आए। तो इस तरह की कार्रवाइयां की और वो सर्वे अब इन्होंने बंद करवा दिया है, यानी कि अब हम लोग वो सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। सर्वे में कितने लोगों को शामिल किया गया संजय जी? अभी तक जो आपके पास जो रिजल्ट आप बता रहे हैं, ये सैंपल साइज क्या रहा? 5 लाख लोगों को ये फोन कॉल्स गए थे। 5 लाख लोगों का सर्वे आपने किया है, जिसका ये रिजल्ट आया कि 63% लोगों ने माना जातिवादी सरकार चल रही और 28% ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और 9% ने जवाब देने से। अम्बरीश जी, देखिए, जाति वाला जो सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के पिछले 2-3 दशक से देखें तो जब भी कोई आता है तो उस पे ये आरोप लगता ही लगता है, चाहे मुलायम सिंह जी हो, मायावती हो या राजनाथ सिंह का भी दौर हो। और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी कोई आज से नहीं, बहुत पहले जब थे, जब
वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले हम लोग लगातार लिखते भी थे कि वो जाति को लेकर के काफी संवेदनशील रहते थे, और हम लोग कई बार इसको उठाते भी थे, इस मुद्दों को तमाम लोग कहते भी थे, और खुले आम भी माना जाता था कि ये खास जो जाति के लोग हैं उनको प्रश्रय मिलता है। ऐसा आरोप बहुत सारे विपक्ष के लोग लगाते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसा ही आरोप देखिए अखिलेश यादव जब थे तो यादववाद का आरोप लगता था, और लोग यादववाद से बचने के लिए भाजपा को जो मत देकर के ले आए, तो उसमें यही था कि जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पिछले मंडल के बाद मंडल के आसपास से जाति का जो आरोप है उत्तर प्रदेश की राजनीति पे लगातार लगता रहा है। हाँ, इस समय की स्थिति जो है अब ठीक उल्टी हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस पर भी ये आरोप लग रहा है। तो ये आरोप कहां तक सच है, अब जैसे सर्वे की बात है, सर्वे की बात संजय सिंह ने बताई ही ऐसा है, तो इसमें कोई हमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। रामदत्त जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के विधायक, उस पार्टी के नेता ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जाति की सरकार चल रही है। देखिए, ये तो एक सच है कि जाति जो है वो एक जीवंत संगठन है। बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक लोग आते हैं। तो यूपी में जब बनारसी दास जी मुख्यमंत्री थे या राम प्रकाश गुप्ता, तो उस जाति के लोग कहीं ना कहीं ऊपर ब्यूरोक्रेसी में और सब जगह आ जाते हैं, उससे आरोप लगते हैं। लेकिन इस बार ये है कि सत्तारूढ़ दल के अंदर जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनकी उपेक्षा हो रही है और मुख्यमंत्री जी अपनी बिरादरी के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह के आरोप है। अच्छा, वो आरोप का वही, जैसा कि इन्होंने कहा अमरीश जी ने, कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे तो गोरखपुर में या ईस्टर्न यूपी में जब वो पॉलिटिक्स करते थे बीजेपी के अंदर भी रह के, तो वो बीजेपी के अंदर भी उनका ठाकुर ब्राह्मण का झगड़ा चलता था। लेकिन मैं संजय सिंह जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, उनके बचाव में लोग ये कहते हैं कि भाई योगी जी के मुख्य सचिव ब्राह्मण है, पुलिस महानिदेशक ब्राह्मण है, जो प्रमुख सचिव गृह और सूचना जो कहते हैं कि भाई मेन करता धरता है योगी जी के, सड़कें भी बनवा रहे हैं, सारा मतलब आगे पीछे वही दिखते हैं, प्रमुख सचिव गृह वो भी ब्राह्मण है। तो फिर आप कुछ लक्षण तो बताइए ना, आरोप लगाना तो आसान है, क्या कैसे आप कहते हैं कि भाई ठाकुरवादी सरकार चल रही है? एक और मैं जोड़ दूं, संजय सिंह भी ठाकुर हैं और उन पे मुकदमे भी करवा रही होगी जी। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि बड़ा ठाकुर की लड़ाई हो, ये बड़े ठाकुर नेता बने जो अमर सिंह की जगह आप ले तो नहीं रहे यूपी में? देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग अपने सोच और विचारधारा से समाजवादी हैं, और मैं आदरणीय रघु ठाकुर जी के साथ लंबे समय तक किया, और फिर अन्ना जी के आंदोलन में और अरविंद जी के साथ लग के काम कर रहे हैं। तो मैं अगर अपने समाजवादी पुरखों को याद करता हूं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कोई दलित और पिछड़ी जाति के नहीं थे, जनेश्वर मिश्रा जी कोई दलित और पिछड़ी जाति के नहीं थे, राजनारायण जी किसी दलित और पिछड़ी जाति के नहीं थे, मधु लिमे जी किसी दलित और पिछड़ी जाति के नहीं थे, चंद्रशेखर जी किसी दलित और पिछड़ी जाति के नहीं थे, जयप्रकाश नारायण जी किसी दलित और पिछड़ी जाति के नहीं थे, मोहन सिंह जी किसी दलित और पिछड़ी जाति के नहीं थे, और जिस नेता के साथ मैंने काम किया रघु ठाकुर जी, वो भी किसी दलित और पिछड़ी जाति के नहीं थे। लेकिन आपको याद होगा, इन्हीं नेताओं ने जनेऊ तोड़ो आंदोलन चलाया, इन्हीं नेताओं ने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया, इन्हीं नेताओं ने सहभोज के कार्यक्रम चलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और लोहिया जी ने अंतरजातीय विवाह की कितनी बातें की और जातिवाद को एक अभिशाप माना और ये खत्म करने की बात की। तो मैं एक विचारधारा से भी इस बात को मानता हूं कि जो जिस जाति का व्यक्ति है, उस जाति में भी अगर कुछ बुराई लगती है उसको, तो उसको मुखरता के साथ बोलना चाहिए, मजबूती के साथ बोलना चाहिए। यही सही मायने में सेकुलरिज्म है और यही असली हिंदुस्तान को बनाएगा। अगर हम अलग अलग जातियों और धर्मों में बट के खाली अपनी अपनी जाति और धर्म के लिए काम करेंगे, तो असली जातिवाद वो है, असली समाज में नफरत फैलाने की कार्रवाई वो है। तो मुझे लगता है कि ये छोटे ठाकुर और बड़े ठाकुर की लड़ाई नहीं, बल्कि नहीं, कुछ माफ कीजिएगा, कुछ लक्षण तो बताइए। हाँ, वो कहाँ कैसे लग रहा है कि भाई जब सारे उनके प्रमुख अफसर ब्राह्मण हैं और आप कह रहे हैं ठाकुरवादों की राजनीति चल रही है? मैं लक्षण बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में 2002 में एक आदेश हुआ मायावती जी की सरकार में,
और उस आदेश में साफ तौर पे कहा गया कि भाई थानेदारों की नियुक्ति में और अधिकारियों की नियुक्ति में जातियों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि यूपी में जाति एक सच्चाई है। जैसे एक उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, वैसे ये जाति प्रधान राज्य है। इस बात को चाहिए, इसमें हम चाहे जितनी भी आदर्शवादी बात कर लें, लेकिन असलियत जमीन की यही है। तो इसलिए अगर आप थानेदारों की नियुक्ति में देखिए तो 50% से ज्यादा थानेदार आपको ठाकुर नजर आएंगे। तो वहां पे लोगों को न्याय मिलता नहीं, लोग जाते हैं, उनको गालियां देके भगा दिया जाता है। थाने में अभी मैं एक लालगंज में मामला गया था, वहां पे एक दलित रिक्शे वाले को बुला के 5 दिनों तक पीटा गया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई, जान चली गई उसकी। ऐसे तमाम मामले उत्तर प्रदेश में हैं जहां पर कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों पर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, जो एक जाति विशेष के हैं उन पे कार्रवाई नहीं, जो उस जाति के नहीं है उन सारों पे सख्ती से कार्रवाई होती है। अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे मेरा कोई 1% वो किसी भी जाति का हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, उसको आप दो चश्मे से कैसे देखेंगे? इसी प्रकार से जो हत्या की, लूट की, अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उसमें आप देख लीजिए कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अन्य जातियों के लोग किस प्रकार से उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो ये ऐसे तमाम कारण हैं जो, जैसे प्रभात मिश्रा का मामला, वो 12वीं का बच्चा जिसके विरुद्ध एक भी FIR नहीं था, उसको पकड़ के इनकाउंटर करके उसकी हत्या कर देना, ये कौन सा न्याय का सिद्धांत है? खुशी दुबे जो 2 दिन की पहले की नवविवाहिता आती है, उसका विकास दुबे कांड से क्या लेना देना, और उसको क्यों अभी तक जेल में सड़ाया जा रहा है? तो ये मुझे लगता है कि सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो अपने आप में स्पष्ट करती है कि यहाँ पर जाति विशेष की सरकार चल रही है, और ये ठीक नहीं है, ये ठाकुरों के लिए भी ठीक नहीं है। क्या होता है कि जैसे अभी आपने अखिलेश यादव जी का जिक्र किया, अगर किसी सरकार पे यादववाद का आरोप लग जाए या ठाकुरवाद का आरोप लग जाए तो अनावश्यक रूप से, कुछ नेताओं का तो फायदा हो जाता है, लेकिन अनावश्यक रूप से उस जाति के लोगों से लोग चिढ़ने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। तो ये उस जाति के लिए भी ठीक नहीं है कि जातिवाद की सरकार चले, वो चाहे ठाकुरों की हो, चाहे ब्राह्मणों की हो, चाहे यादवों की हो। किसी जाति की सरकार चलना उस जाति के लोगों के प्रति एक अनावश्यक नफरत समाज में पैदा करता है। नहीं, ये क्या ये भी सही है कि जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसमें भी एक खास बिरादरी के लोगों को मैदान खुला छोड़ दिया जा रहा है और जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? निश्चित रूप से ये देखने को मिल रहा है, और इसलिए मैं देखिए, ऐसा है उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में थानेदार, पुलिस के अफसर, नेता और अपराधी, इनका एक संगठित गिरोह चल रहा है, वो अपनी पैरेलल सरकार चला रहा है। और इसके कारण से अगर आप इस संगठित अपराध को नहीं रोकेंगे तो बाबा जी भले कितना कहें कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए, उत्तर प्रदेश में हम अपराध खत्म, लेकिन अपराध रुकेगा नहीं। और अपराध को भी अगर जाति के चश्मे से देखा जाएगा, राधा मोहन दास अग्रवाल जी का ऑडियो मुझे लगता है कि हम सबको जरूर सुनना चाहिए। एक वैश्य परिवार की बेटी, गोरखपुर की बेटी, उसमें वो अपनी पीड़ा कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि एक उनका खुद का विधायक जो 25 साल से उन्हीं की पार्टी में है, वो इस बात को कह रहा है। तो मान लीजिए संजय सिंह की बात झूठी हो सकती है, लेकिन ये लोग भी वही पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें कुछ तो सच्चाई है। तो संजय जी, एक सवाल मेरा था कि आप यहाँ सक्रिय पिछले कुछ दिनों से हुए हैं, उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में कुछ हस्तक्षेप करने का योजना बना रही है। तो क्या ऐसी स्थिति है कि आम आदमी पार्टी जो है कुछ आगे कुछ अपनी राजनीतिक वो देख रही गतिविधियां शुरू करने वाली है? देखिए, पूरा यूपी को लेके एक रोड मैप हमारा तैयार हो रहा है, और अभी हम लोग जो यहाँ के बुनियादी मुद्दे हैं और संगठन निर्माण, इन सारे कामों में लगे हुए हैं। इस समय खास तौर से कोरोना का मामला बढ़ा हुआ है, तो इसलिए गांव-गांव में ऑक्सीमीटर अभियान चलाया जा रहा है। लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक करना और उनके फोन नंबर्स उनसे मांगना, उनको अपने साथ जोड़ना। तो इस तरीके के अभियान में अभी हम लोग लगे हुए हैं, और समय आने पर चुनाव लड़ने के बारे में भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व घोषणा करेगा। तो ये उत्तराखंड की भी बात हुई थी, और उत्तर प्रदेश की तो नहीं, उत्तराखंड में ज्यादा चर्चा थी। मैं अभी उत्तराखंड में गया भी था तो देखा। उत्तराखंड के बारे में भी कुछ है क्या आप लोगों का प्लान?
हाँ, उत्तराखंड में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी और वहां भी हमारा ये अभियान चल रहा है ऑक्सीमीटर वाला, गांव-गांव जाने का, संगठन बनाने का, बूथ लेवल तक संगठन निर्माण। तो जो काम यूपी में चल रहा है पैरेलली वही काम जो है उत्तराखंड में भी चल रहा है। अभी वहां देखा होगा आपने कि एक चैंपियन विधायक हैं जो कलाकार माने जाते हैं और किस तरह से वो बंदूकों के साए में रहते हैं, तो उनको फिर से बीजेपी अपनी पार्टी में लेके आई। तो इसको लेके काफी हमारी पार्टी ने वहां पे विरोध प्रदर्शन किया। आपने संजय सिंह जी ऑक्सीमीटर की बात की, ये सुल्तानपुर जिले में एक स्कैंडल बहुत बड़ा आया है कि जो वहां ऑक्सीमीटर और ये जो कोरोना की किट है वो कई गुना दामों पे खरीदी जा रही है, वो भी मेरे ख्याल से आपके नजर में है प्रकरण। ये क्या प्रकरण है? मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूँ। ये एक महा घोटाला है, इसलिए आप सबको इस प्रोग्राम में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ है वास्तव में। और ये सिर्फ सुल्तानपुर तक सीमित नहीं, और मैं ऐसा मानता हूं कि जिला अधिकारी सुल्तानपुर ही खाली इसमें शामिल नहीं है, ये योगी की पूरी सरकार इसमें शामिल है और ये योगी का भ्रष्टाचार है। इसको एक जिलाधिकारी के भ्रष्टाचार के तौर पे हमें नहीं देखना चाहिए। झांसी में ऑक्सीमीटर 4000 रुपए में खरीदा गया, ये खबर कल। सुल्तानपुर में ऑक्सीमीटर 2800 रुपए में खरीदा गया, इसका पूरा विवरण आ गया मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। जो थर्मोमीटर है वो 6900 रुपए में खरीदा गया, 6900 रुपए में। और जो वास्तव में इसका बाजार में रेट है वो रेट है 1800 रुपए। आप अभी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, किसी 8वीं के बच्चे को बोल सकते हैं कि ऑनलाइन चेक करो थर्मोमीटर कितने में मिलता है, ऑनलाइन चेक करो ऑक्सीमीटर कितने में मिलता है। 800 रुपए में ऑक्सीमीटर मिलता है और 1800 रुपए में थर्मोमीटर मिलता है ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं आपको। तो जो सामान 2600 रुपए में मिलता है वो सामान उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में योगी सरकार ने 9950 रुपए या कहीं कहीं 12000 13000 रुपए में दिए हैं। तो ये एक महा घोटाला है जिसमें योगी सरकार शामिल है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये शमशान में दलाली खाने की कार्रवाई है, क्योंकि ऐसे समय में जब लोग मर रहे हैं कोरोना के कारण, एक महामारी की स्थिति है, मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा संकट है, ऐसे समय में भी आप आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल चौंकाने वाला और आंख खोलने वाला मामला है और मैं समझता हूं कि मैं इसके कागजात भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। वही 28 लेकिन ये आप तो रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, ये जो मेडिकल कॉलेजेस में और सरकारी अस्पतालों में कोरोना की जांच के लिए जो किट सप्लाई हो रही, मशीन सप्लाई हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जो आईसीएमआर से प्रेस्क्राइब क्वालिटी है वो नहीं है और बहुत महंगे दामों पर वो सब किट भी दी जा रही है जांच की, और एक प्राइवेट कंपनी को उसका ठेका दिया गया है, ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। आपको इसके बारे में क्या? देखिए, ये बड़ा मजेदार मामला है। जो डीजी हेल्थ रहे हैं, एक्स डीजी हेल्थ, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने पीपी किट को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस पीपी किट में घोटाला हुआ ऐसा उन्होंने उजागर किया। तो उनके खिलाफ कार्रवाई ये हो रही है कि ये कागज उनको कहां से मिल गया। मतलब घोटाले पे कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको ये जानकारी कहां से मिल गई कि पीपी किट में घोटाला हुआ, इस पे कार्रवाई हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि योगी वो तो पीपी किट तो फट जा रहे हैं। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्टर और मेडिकल जो कर्मी हैं वो कोरोना के शिकार हुए, मेडिकल कॉलेज में ही 300 लोग हो गए और वो उनका ये कहना है कि पीपी किट जो खरीदी जाएंगी वो फट जा रही हैं। तो इस पे ये चीज ये बताइए संजय सिंह जी, कर्मियों के जीवन के साथ भी जोखिम है, बहुत बड़ा जोखिम है अगर वो पीपी किट। लेकिन एक राज ये बताइए कि जैसे आप एक्टिव हैं, थोड़ा मोड़ा कांग्रेस एक्टिव है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है हमारे यहाँ, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आप उनको भी नहीं सोचेंगे कि साथ में लेके एक सामूहिक कुछ करा जाए? अब देखिए, इसके बारे में तो वही लोग बता सकते हैं कि वो क्यों एक्टिव नहीं है या क्यों सरकार के खिलाफ मुखर नहीं है। उस पर मेरी ओर से तो कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं एक विपक्ष के तौर पे ये मानता हूं कि सरकार जितना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कर रही है और खास तौर से क्राइम जितनी तेजी के साथ यूपी में बढ़ा है,
तो इस पे तो जरूर सभी पार्टियों को सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए और मोर्चा खोलना चाहिए। तो ये संजय जी ये बताइए, एक मिनट संजय जी, आप क्या सड़क पे उतरने के बारे में कोई कार्यक्रम वगैरह बना रहे हैं लखनऊ में? कुछ मुद्दों को लेकर के सड़क पे धरना प्रदर्शन, हाँ, धरना प्रदर्शन को लेकर कोई कार्यक्रम है आपका? धरना प्रदर्शन को लेकर 2 बड़े कार्यक्रम हुए। एक तो हमारी CYSS की विंग ने किया, छात्रों का जो संगठन है उस पे उनको लाठीचार्ज भी हुआ। दो कार्यक्रम उन्होंने किए CYSS ने। एक हमारा दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था उसको लेके हमारी SC/ST विंग ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, उस पे लाठीचार्ज वगैरह हुआ, कार्रवाई हुई। और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने अपराध को लेके अभी एक प्रदर्शन किया है। और अब ये जो महाघोटाला आया है इसको लेके भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कोयला घोटाला की तरह ये कोरोना घोटाला है, तो कोरोना घोटाला में हम लोग पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, तो ये हमारी तैयारी है। तो केजरीवाल जी को भी यूपी लाने का कोई प्लान है, उनकी रैलियां या उनका कार्यक्रम यहाँ? जैसे ही ये कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसका एक बड़ा प्लान बना के और उसकी सूचना फिर देंगे सबको। संजय जी, आप लोग क्या पंचायत चुनाव में भी उतरने का मन बना रहे हैं? पहले शुरुआत वहां से करने की योजना है? जी बिल्कुल, जो पंचायत चुनाव मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद होने वाले जी, आम आदमी पार्टी अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को उतारने का काम। और ये जो अभी तक मैं समझ पाया आपकी बातचीत से 2 बातें निकल के आई कि एक तो आप जाति का मुद्दा उठाने की तैयारी में हैं और दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा। तो जाति का जो मुद्दा है, सारी पार्टियां खासतौर पे ब्राह्मणों को लेकर के, ब्राह्मण और ठाकुर, जैसे समाजवादी पार्टी ने भी इस पर कहा परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, फिर उसके बाद मायावती ने कहा कि परशुराम की मूर्ति और बड़ी लगा देंगे। आप भी कि ब्राह्मणों को अपने खेमे में करने की कोशिश दिखाई दे रही है क्या? आपकी रणनीति भी उसी तरफ जा रही है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि ब्राह्मणों को इस बात से मतलब ज्यादा है कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार से इनकाउंटर की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न हो रहा है, उस पर कौन सी पार्टी बोल रही है, कौन सी पार्टी संघर्ष कर रही है, कौन उस पर न्याय दिलाने की बात कह रही है। मूर्तियां लगवाने की जहां बात है वो तो समय समय पर सारी पार्टियां करती रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ज्यादा बड़ा मुद्दा वो है अन्याय का, अत्याचार का, और उस पर मैं लगातार बोलता रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा। जहां तक कई बार ये मैंने सुना, कोई बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि साहब ये ठाकुरों के कैसे ब्राह्मणों की बात कर सकते हैं। कल एक चैनल पे मैं सुन, तो मुझे बड़ी हंसी आई उनके बात पे और मुझे लगा कि मेरे आरोपों की वो पुष्टि कर रहे हैं। इसका मतलब वो मानते हैं कि जो जिस जाति में जन्मा है उसी जाति की बात कर सकता है। इसका मतलब वो ये मानते हैं कि अगर योगी जी ठाकुर हैं तो वो सिर्फ ठाकुरों के लिए ही काम करेंगे, दूसरी जाति के लिए काम नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको उदाहरण भी दिया, जिस समाजवादी विचारधारा और सोच को हम लोग मानते हैं, जिस समता मूलक समाज की स्थापना को लेकर मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, उसका सिद्धांत ये कहता है कि आप समाज की बात कीजिए, सबकी बात कीजिए, अगड़ा पिछड़ा दलित सबड़ जहां भी अन्याय अत्याचार हो बोलिए उसको लेके। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उसी जाति में जन्मे हो तभी आप बोल सकते हैं। और मैंने उन तमाम नेताओं के उदाहरण बताए। राजनारायण जी का उदाहरण है, वो अपने भाई की जमींदारी के खिलाफ धरना दे देते थे मजदूरों को लेके। ये उन्होंने दलितों को लेके राजनारायण जी ने प्रवेश किया मंदिर में और उनको लाठियों से पीट के लहूलुहान कर दिया गया। तो वो तो भूमिहार जाति के थे। तो मुझे लगता है कि ये परंपरा अब हिंदुस्तान में टूटनी चाहिए। शायद हम अपने पुरखों के योगदान को भूल गए हैं। चंद्रशेखर जी ने अपने नाम के आगे से सिंह हटा दिया था। जयप्रकाश नारायण जी ने अपने नाम के आगे से श्रीवास्तव हटा दिया था। तो ये लोग, इन लोगों ने कभी जाति, जनेश्वर जी कहे जाते थे, जनेश्वर मिश्रा बाद में लोगों ने उनको कहा। तो मुझे लगता है कि जाति का टैग इन लोगों ने उस समय अपने नाम के आगे से हटाया जब जातिवाद चरम पे था। हम में शायद वो साहस अब नहीं रह गया। हम शायद डरते हैं।
हम शायद अपने उसी दायरे में राजनीति करना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं, मानता हूं लेकिन कि मैं गलत है। 2 उदाहरण और दूंगा। वो जाति का टैग लालू प्रसाद ने भी अपने आगे से हटाया और लालू प्रसाद लिखा जाता है, और नीतीश कुमार ने भी हटाया और नीतीश कुमार लिखे जाते हैं। खैर, मैं दूसरे सवाल पे आ रहा हूं। आप लोगों की पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ी, पंजाब में चुनाव नहीं, लड़ी। बातों से बड़ा नुकसान हुआ। जो आप उदाहरण दे रहे हैं, इन बातों से बहुत नुकसान हुआ कि अगर जो समाजवादी धारा से लोहिया जी के और जयप्रकाश के शिक्षा से निकले हुए नेता थे, जब उन्होंने अपना ये चरित्र बदला और जातिवादी चरित्र सामने किया, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ समाजवादी आंदोलन का, मैं ऐसा मानता हूं। जी, तो मैं जो सवाल कर रहा हूं वो ये है कि आप लोगों ने पंजाब में चुनाव लड़ा, एक बेहतर प्रदर्शन किया, हरियाणा में चुनाव लड़ा जहां अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है, और अब आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आ रहे हैं, और उसमें भी तब जब ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है कि अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बोलना छोड़ दिया है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने विचारधारा को, अपने मॉडल को लेके अपना विस्तार करती है। आम आदमी पार्टी की जहां तक आप बात करेंगे, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं और हमारी पार्टी मानती है, वो है हमारा गवर्नेंस का मॉडल। और इसको मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव के पहले कहा कि अगर 5 साल में हमने कोई काम नहीं किया है तो कृपा करके हमें वोट मत दीजिएगा। ये नैतिक साहस उसी व्यक्ति के अंदर आ सकता है जो व्यक्ति 5 साल जूझकर मेहनत करके काम करता है। तो हमने मकड़ी के जाले जिन स्कूलों में लगे थे, वहां पे बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे बना दिए, एथलीट के ग्राउंड बना दिए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, बच्चों की और टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए उन्हें विदेशों में भेजा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का मसला, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का मसला चुनाव का मसला नहीं हो सकता, और भ्रष्टाचार और जाति ये मसले हो सकते हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको उत्तर प्रदेश में? अभी मैं इसका भी जवाब देता हूं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। और आपको याद होगा कि दिल्ली में हमने जब अपना मैनिफेस्टो बनाया था, तो हमने सभी वर्गों से बातचीत की थी। हमने बातचीत किया था और हमने पूछा था कि क्या मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के। 200 यूनिट बिजली फ्री कर रही है हमारी सरकार, 400 यूनिट आधे दाम पे दे रही है, 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए बचाती है, और फिर भी बजट हम दोगुना करने का काम करते हैं 5 साल में। ये सब काम किया हमने। जब यूपी हम आते हैं, तो यूपी में हर आदमी कहता है, भैया आपका एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी तो हम तब सुनेंगे जब जिंदा रहेंगे, जब यहाँ अपराधों से बचेंगे, जब यहाँ जाति के नाम पे भेदभाव और उत्पीड़न से बचेंगे। तो इसलिए हम कोई जातवादी फैलाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई ऐसी सरकार हो जो 24 करोड़ लोगों के लिए काम करे, और 24 करोड़ लोगों के लिए विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, पानी बिजली की बात करे, बुनियादी जरूरतों की बात करे। हमारा एजेंडा आज भी वही होगा। हमारा गवर्नेंस का मॉडल ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन जातिवाद, जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे ये जाति प्रधान राज्य भी है, और इसलिए इस मुद्दे को आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि सरकार में चाहे जो हो उसको काम करना पड़ेगा सबका। ये कहा जाता है कि दिल्ली एक अर्बन जगह है और एक छोटी जगह है, कम उसमें है, और वहां संसाधन और लोग अलग तरह के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक विशाल देश है वो पूरा। तो ऐसी जगह जहां संसाधनों की कमी है, जहां शिक्षा की कमी है, जहां अशिक्षा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, जो दिल्ली में उतनी गरीबी नहीं है, ऐसी जगह पर क्या वो मॉडल आप उस तरह से लागू करने की स्थिति में, आपके पास क्या रास्ता है कि आप उसको उत्तर प्रदेश में भी लागू कर देंगे जैसे दिल्ली में लागू कर दिया है? देखिए, मुझे लगता है कि ये कुतर्क है जो आपको लोगों ने दिया। ये एक मुद्दों को टालने के लिए एक तर्क आपको लोगों ने दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि 2013 के पहले भी दिल्ली अर्बन एक जगह थी, और 2013 के पहले भी वही लोग वहां पे रहते थे, और वही सरकारें थी जिन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने करप्शन कम करने पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने टैक्स ईमानदारी से कैसे वसूला जाए इस पे ध्यान नहीं दिया। तो सवाल नियत का है। बिजली सस्ते दाम पर हो सकती है, ये हमने करके दिखाया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था।
14,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था पिछली सरकारों में, जिसकी जांच पर हाई कोर्ट ने दुर्भाग्य से रोक लगा दिया, आगे बातें नहीं बढ़ पाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिजली सस्ती मिल सकती है, महंगे दामों पर इसलिए खरीदी जाती है कि नेता और बिजली कंपनियां मिलकर उसमें बंदर बांट करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जो बिजली 6 सालों में 1 पैसे भी दिल्ली में नहीं बढ़ी और 200 यूनिट फ्री और 600 यूनिट आधे दाम पर दी गई, उससे क्या हमारा बजट डूब गया? क्या उससे क्या हमारी सरकार पे कोई आर्थिक संकट आ गया? बिल्कुल नहीं आया। तो इसका मतलब सरकार के पास खजाने में पैसे की कमी नहीं है, बल्कि नीयत की कमी है, जो बात बार बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। तो इतना पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी है कि बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे आराम से काम किया जा सकता है, बेहतरीन काम करके दिखाया जा सकता है। सवाल फिर से नीयत का है, सवाल पैसे का और अर्बन या ग्रामीण होने का नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में भी आप स्कूल बनवा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। एक सवाल और है कि आप उत्तर प्रदेश में अपने को कहां रख करके देखते हैं? जैसे 4 पार्टियां दिखाई देती मोटे तौर पर, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस। तो आपको मुख्य इसमें कौन लगता है, किस किस से आपको लड़ना पड़ेगा? देखिए, मुख्य तौर पे तो हमेशा यही माना जाता है कि जो सत्तारूढ़ है, लेकिन जी बाकी किस किस से आपको लड़ने की वो है? जो सरकार में है उसकी एक एक बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। सरकार वास्तव में जनता के लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है, ये एक विपक्ष के नाते एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए हम सबको। दूसरी बात आ गई कि हम किसको अपना विरोधी मानते हैं, किसको अपने साथ का मानते हैं, या हमारी चुनाव में क्या भूमिका होगी, या हम कहाँ अपने आप को खड़ा मानते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो। अभी हम संगठन निर्माण में लगे हुए हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, उस पर संघर्ष कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ज्यादा तस्वीर साफ हो पाएगी, स्पष्ट हो पाएगी। परिस्थितियां तब ज्यादा समझ में आएंगी जब हम लोग एक मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में बनाकर रैलियां, सभाएं, मीटिंगें करना शुरू करेंगे, तब सही मायने में अंदाजा लग पाएगा। अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और शायद बड़बोलापन भी होगा। मैं खाली एक ही चीज जानना चाहता हूं कि जो समस्याएं आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्या आपने कोशिश की कभी कि मुख्यमंत्री जी को मिल के व्यक्तिगत रूप पे उनको अवगत कराएं कि भाई उस पर कार्रवाई, या उन्होंने आपको आमंत्रित किया हो बातचीत के लिए कि भाई आइए? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मुख्यमंत्री जी मुझे इस समय बुलाएंगे या मुझसे कोई किसी मुद्दे पर राय लेंगे। नहीं, लेकिन पहले तो ये बहुत होता था, हम देखते थे पहले तो ये बहुत होता था कि भाई नारायण दत्त तिवारी जो है, मुलायम सिंह यादव इतना आंदोलन करते थे, बुलाते थे, वीर बहादुर सिंह बुलाते थे। तो आपको जब समस्या को आपने कोई कि भाई टंडन जी आंदोलन कर रहे थे, मुलायम सिंह ने बुला के रसगुल्ला खिलाया था और फिर विदा किया। मैं लिखवाने की अपेक्षा कर सकता हूँ, उनसे जेल भिजवाने की अपेक्षा कर सकता हूँ, और अपना कार्यालय उन्होंने मेरा बंद करवा दिया इसकी तो मैं अपेक्षा कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझे बुलाएंगे, मुझसे कोई राय लेंगे या मुझसे कोई चर्चा करेंगे, ऐसी अभी तो कोई आशा मुझे दिखती नहीं। एंटीसिपेटरी बेल वगैरह का आपने वो लिया है क्या, प्रयास किया एंटीसिपेटरी बेल? जातिवादी या भ्रष्टाचार को एंटीसिपेटरी संजय सिंह जी कोई प्रयास किया है, ना करूंगा। संजय सिंह जी, जातिवादी होने से बड़ा मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में कोई अगर अथॉरिटेरियन है या इस तरह का है तो वो मुझे लगता है ज्यादा गंभीर मामला है फिर तो जातिवादी होने से, शायद कि अपोजिशन को आवाज दबाए, फंडामेंटल राइट्स को करे। डॉक्टर कफील को भी देखिए कितने दिन तक ये उनको बंद रखा गया, हाई कोर्ट ने छोड़ा। तो ये तो डॉक्टर कफील के बारे में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि डॉक्टर कफील का भाषण राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने वाला था। और नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनसे ज्यादा गंभीर ये है कि इस
प्रदेश में अगर पत्रकार खबर लिख रहे हैं तो वो जेल जा रहे हैं, डॉक्टर कुछ बोल रहा है तो उसको जेल जा रहा है, या कोई बात कर रहा है तो मुकदमा। तो ये जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और ये जो अथॉरिटेरियन रुझान है, मुझे लगता है ये ज्यादा गंभीर समस्या नहीं आपको लगती, और कि इसको आपको उठाना चाहिए? है नमक रोटी के मिड डे मील की खबर एक पत्रकार ने लिखी, उनपे मुकदमा हो जाता है। शुभम मणि त्रिपाठी नाम का एक वायर का पत्रकार था, उन्नाव में उसने सैंड माफियाओं के खिलाफ रिपोर्टिंग की, उसकी हत्या कर दी गई। विक्रम जोशी का मामला है। तो ये बिल्कुल बनारस में एक महिला ने, बनारस में ने एक महिला पत्रकार ने कुछ ऐसे ही खबर लिखी थी, उस पर भी मुकदमा हो गया। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़े और गंभीर मुद्दे हैं। ये इनका बिल्कुल चलन बन गया है, ये इनका चलन बन गया है कि कोई भी कुछ अगर लिखे या बोले इनके खिलाफ तो उस पर आप मुकदमा कर लो। और तो क्या संसद के अगले अधिवेशन में ये मुद्दे उठेंगे? 100% उठेंगे। और मैंने अपने सभापति महोदय को, देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी को भी लिखकर दे दिया है, विशेषाधिकार का नोटिस भी दिया है। मेरे विरुद्ध जो फर्जी FIR हुए हैं उन पुलिस अधिकारियों को मैंने संसद की समिति के सामने, विशेषाधिकार समिति के सामने बुलाने की भी मांग की है। तो जरूर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। लेकिन जिस तरह से संसद में प्रश्न प्रहर को, 0 आवर को कम किया गया है या कर्टेल करने की बात चल रही थी, पहले तो ना हो यही बात चल रही थी, आपको इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल से संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि सत्र शुरू होने से पहले इस तरह की पाबंदी लगाई गई। बाद में दबाव बनने पे उसको आधे घंटे का किया गया, वो भी अनस्टार्ड प्रश्नों का जवाब सरकार देगी। स्टार्ट जबकि इतना बड़ा देश है, 540 MP हैं लोकसभा में, कैसे आधे घंटे में क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जैसे तमाम लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का और सांसदों का अधिकार छीनने का और संस्थाओं को कमजोर करने का जो प्रयास मोदी जी की सरकार लगातार कर रही है, वो उसी दिशा में एक कदम। आप इसको भी देखिए कि आप बाहर कोई सवाल पूछिए तो आप राष्ट्रद्रोही है, अंदर कोई सवाल पूछना है तो उसके लिए मनाही है, आप मीडिया में कुछ पूछें तो आपको कोई दिखाएगा नहीं। तो एक अजीब सा संकट पैदा हो गया है कि आप इस सरकार से कोई सवाल पूछ ही नहीं सकते। अब इनको डर क्या था? इनको डर था कि भाई कोरोना काल में इन्होंने जो देश को भद्र पीटी है और ताली थाली बजवा के आज एक बड़े संकट में देश को डाल दिया है, जो भुखमरी की कगार पे देश पहुंचा और 23% GDP नीचे चली गई है, एक बड़ा बेरोजगारी का संकट आया है और 80 लोगों ने ट्रेनों में अपनी जान गंवाई है, कई सैकड़ों लोग वो रास्ते पे चलते हुए मरे हैं। ये सवाल इनसे ना पूछा जा सके, इसलिए इन्होंने ये तरीका अपनाया कि साहब कोई पार्लियामेंट के अंदर सवाल नहीं पूछेगा। हालांकि दबाव बनने पे अभी इन्होंने थोड़ा मोड़ा आधे घंटे का एक एहसान करने जैसा कुछ किया है। अब देखिए क्या होता है। बाकी जहां तक मेरी अपनी भूमिका का सवाल है या मेरी पार्टी की भूमिका का सवाल है, हम लोग निश्चित रूप से जनता के मुद्दे को उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, तो संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आपने बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपना कार्यक्रम ये खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक नए टॉपिक के साथ और नए मेहमानों के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारी चर्चाएं अच्छी लगती हैं, तो इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल जनादेश को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। साथ में वहां पर लगा बेल आइकन भी दबा दें, उससे आपको हमारे हर वीडियो और हर लाइव की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी।